गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेबरमास का अध्ययन करेंगे। हेबरमास जो कि जर्मनी के समाजशास्त्री थे। उन्होंने वो एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपने जर्मनी के भी प्रभावशाली विचारक भी रहे हैं। तो उन्होंने समाजशास्त्र को ही नहीं अपितु दर्शन शास्त्र, संचार संबंधी अध्ययन, विकास के मनोविज्ञान अध्ययन शास्त्र पे भी बहुत अर्थपूर्ण ढंग से उसको प्रभावित किया और अध्ययन किया है। तो इन्होंने समाजशास्त्र में यद्यपि इनका बहुत योगदान रहा है, लेकिन आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी जो थी वो इनका प्रमुख विशेष रूप से इनका ज्ञान का विषय रहा है। तो आपके विचार ज्ञान व मानव रुचि से संबंधित हैं। आलोचनात्मक समाजशास्त्र के इतिहास में मार्क्स के परंपरा के सामाजिक दार्शनिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। हेबरमास जो थे वो फ्रैंकफर्ट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं अभी भी, और इस संप्रदाय ने सर्वप्रथम मार्क्स व फ्रायड के विचारों से संबंधित अध्ययन करे हैं। तो हेबरमास ने समाजशास्त्रीय व दार्शनिक कृतियों में भी स्पष्ट करा है, अपने कई सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया था कि कोई भी संस्कृति मानव जाति के शोषण को सहन नहीं करती है, या हत्या, जो भोले भाले लोग होते हैं धर्म के नाम पर उनकी हत्या की अनुमति भी नहीं देती है। कोई भी सभ्यता हिंसा व भय को भी स्वीकार नहीं करता है। हेबरमास ने यद्यपि अपना सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, लेकिन उनका प्रमुख जो सिद्धांत था वो संप्रेक्षणीय क्रिया का सिद्धांत था, जिसे थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन भी कहा गया है। ये उन्होंने पुस्तक लिखी जिनके 2 खंड थे। एक पुस्तक उन्होंने जो थी उनकी कृति द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन थी। इसमें उन्होंने जो पार्सन का जो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन थी उसका उत्तरदायी माना जाता है, यानी उन्होंने उसी के सिद्धांत की समीक्षा करी है। तो हेबरमास जो थे हेबरमास उन्होंने अपनी क्रिया का प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार पार्सन के नियमों को लिया हेबरमास ने। वेबर, दुर्खीम, मार्क्स, मार्क्सवादियों आदि सभी वैज्ञानिकों के सभी सिद्धांत व नियमों की उन्होंने अध्ययन करा और फिर उन्होंने संप्रेक्षणीय क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। हेबरमास ने अपने स्वयं का आलोचनात्मक सिद्धांत प्रारूप का विकास करा। मार्क्स की तरह हेबरमास भी 3 प्रकार के पूंजीवादी समाजों को अध्ययन करते थे। एक था उदार पूंजीवादी सिद्धांत। इसमें उन्होंने 19वीं सदी का पूंजीवादी सिद्धांत लिया, जो कि मार्क्स ने सैद्धांतिकरण जिसे मार्क्स ने स्पष्ट किया था। दूसरा सिद्धांत संगठित पूंजीवाद था, जो पश्चिम के औद्योगिक समाजों की विशेषता संगठित करता है एवं प्रदर्शित करता है। और तीसरा था उत्तर पूंजीवादी सिद्धांत, यह पश्चिम के औद्योगिक समाज है जो राजनैतिक उत्पादन के साधनों का प्रतिपादन करते हैं। तो इस प्रकार हेबरमास ने भी मार्क्स की तरह ही प्रत्येक व्यवस्थाओं में निहित विरोधों को देखते हुए उनका अध्ययन करा और अंत में विघटन व परिवर्तन भी लाए। हेबरमास की मार्क्सवादी पुनर्रचना में समाज के भौतिकवादी प्रारूप को आपने पुनः अवधिकरण की क्रिया की सामाजिक व्यवस्था में स्पष्ट किया है। तो इन्होंने बताया कि उपसंरचना के स्थान पर इन्होंने उद्देश्यपूर्ण तार्किक क्रिया की व्यवस्था को लिया है। जो उपसंरचना पार्सन ने प्रस्तुत की थी उसके स्थान पर उन्होंने उद्देश्यपूर्ण तार्किक क्रिया को लिया है। तीसरा, उन्होंने अधिसंरचना के स्थान पर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की संरचना को लिया। पार्सन ने जो अधिसंरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके स्थान पर उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को लिया। एवं तीसरा था सामाजिक चेतना के स्वरूपों के स्थान पर विधिक सत्ता की परावर्तित मान्यता को लिया। ये हेबरमास ने जो पार्सन के सिद्धांत थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इनके स्थान पर ये सिद्धांत लिए। तो हेबरमास ने जब परिवर्तन उदारता से संगठित पूंजीवाद में हो गया है, स्वचालित वाणिज्य के बाजारों को धीरे धीरे राज्य की भूमिका के विस्तार ने ले लिया है एवं आर्थिक व समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में दखल दे रही है। इसी प्रकार जो राज्य द्वारा आर्थिक चक्र को नियमित करना, रोजगार की गारंटी देना, समाज व्यवस्था के कार्य करना आदि में भी राज्य अपना दखल दे रही है। इन्होंने बताया कि पहले के समान अब राज्य तटस्थ ना होकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में, रोजगार में, सामाजिक व्यवस्था में अपना पूर्ण योगदान दे रही है, पूर्ण दखल कर रही है।
इस प्रकार हेबरमास की जो प्रमुख रचनाएं उन्होंने दी, यद्यपि इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर पुस्तक इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिनमें इन्होंने संप्रेक्षणीय क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। दूसरी थी द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर 1971 में, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट एंड लेजिटिमेशन क्राइसिस यानी वैधीकरण का संकट। वैधीकरण का जो संकट है, इस पुस्तक में उन्होंने गहन अध्ययन दीर्घकालीन विस्तृत अनुभवों के आधार पर इस पुस्तक को लिखा है। तो जो इस पुस्तक के पीछे उनके लिखने का यही था कि जब वो बचपन में थे तो द्वितीय महाविद्य युद्ध देखा, उसका परिणाम देखा। इस प्रकार जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रैंकफर्ट स्कूल गए, बाद में संस्थान को आलोचनात्मक सिद्धांत की परंपरा ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार उनके विचार एवं कृतियाँ जो प्रतिपालन थी आलोचनात्मक सिद्धांत वेत्ताओं के समान बन गई, मतलब आलोचनात्मक अपने पक्ष थे वो प्रस्तुत किया करते थे। तो इन्हीं सबसे प्रभावित होकर उन्होंने वैधीकरण का संकट यानी लेजिटिमेशन क्राइसिस की पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राज्य का वैधानिक हस्तक्षेप समाज के विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे इतिहास में चलता बढ़ता आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी ही प्रमुख पुस्तक वैधीकरण के संकट के बारे में। तो वैधीकरण का संकट के अनुसार ANL का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं G व I सार्वजनिक व्रत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेसिकली ये ALGI जो था ये पार्सन का ही एक जो था सिद्धांत का स्वरूप था। उन्होंने ALGI प्रतीकात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करा था। इसी के पुनः परीक्षण हेबरमास ने किया, वह अपनी पुस्तक है वैधीकरण के संकट के अंतर्गत। तो उन्होंने इस पुस्तक से प्रभावित होकर अपनी व्यवस्था द्वारा जीवन विश्व की नई बस्ती को बसाने से संबंधित उनका जो सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार पार्सन का AGIL समाज की स्थिरता की व्याख्या करता है एवं समाज के संतुलन को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकारात्मक कार्य साथ साथ करते रहते हैं। उन्होंने बताया था, पार्सन ने बताया था कि जो हमारे समाज में ALGI मॉडल के द्वारा एक स्थिरता बनी रहती है, यानी ये 4 जो समाज की संरचनाएं हैं ये लगातार एक दूसरे के निर्भर होकर कार्य करती है, इसी के कारण हमारा समाज व्यवस्थित रहता है। तो इस प्रकार उन्होंने वैधीकरण के संकट में, इसी प्रकार उन्होंने संप्रेक्षणीय क्रिया का सिद्धांत भी दिया। संप्रेक्षणीय सिद्धांत में हेबरमास ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की आलोचना की, ठीक है, जिसको उन्होंने एक निश्चित दिशा के रूप में आर्थिक व प्रशासनिक तार्किकरण की प्रक्रिया में बाधा डालते हुए देखा गया। तो हेबरमास ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से हमारे रोज़मर्रा के जीवन में औपचारिक व्यवस्था उसी तरह से प्रवेश करती है जिस तरह से कल्याणकारी राज्य, निगमित पूंजीवाद एवं सामूहिक उपयोग विकसित होता है। पुनः शक्ति प्रदान करने वाले सार्वजनिक जीवन को तार्किक बना देते हैं। उसी प्रकार जैसे कि राजनीतिक दल एवं रुचि समूह तार्किक हो जाते हैं, प्रतिनिधि प्रजातंत्र सहभागिता का स्थान ले लेती है, वैसे ही नागरिकों के प्रतिनिधित्व का हरण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक एवं निजी, व्यक्तिगत एवं समाज व्यवस्था एवं जीवन संसार के बीच की सीमाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार नागरिकों द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा की नहीं जाती, वहाँ पर प्रजातांत्रिक सार्वजनिक जीवन विकसित हो सकता है। एक आदर्श व्याख्यान परिस्थिति में इस बात की आवश्यकता होती है कि सहभागियों को भी समान सामाजिकता के साथ भाग लेने दिया जाता है। उनके शब्दों को विचारधारा योग्य त्रुटियों के द्वारा भ्रमित नहीं किया जाता। इस सच्चाई के एकमत सिद्धांत के वर्णन में हेबरमासी मानते हैं कि आदर्श व्याख्यान परिस्थिति में सच्चाई वह है जिस पर सब एकमत हो। इस प्रकार ANG को हेबरमास व्यवस्थाएं कहते हैं तथा उनके प्रयास संभवतः वेबर का अनुकरण है। व्यवस्थाएं पूर्णतः विवेकी होती है। विवेकीकरण के सिद्धांत के परिणाम डोनाल्ड के कार्यकुशल पूर्व विचार बाध्यता नियंत्रण से मिलते जुलते, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया था कि व्यक्ति को मशीन का भाग या हिस्सा बनाना जिसके द्वारा व्यवस्था करती है उसे करना चाहिए। व्यक्ति की क्रिया का क्षेत्र एवं निर्णय न्यून हो जाते हैं, पसंद या चुनाव शक्ति के साथ सीमित हो जाते हैं।
रिट्जर को उन्होंने स्पष्ट करा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैकडोनाल्ड का सिद्धांत एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है और जो ग्राहक को काम पर लगा दिया जाता है। ग्राहक व्यवस्था क्रम का हिस्सा बन जाता है। भोजन को लेना, मेज तक ले जाना, मेज को साफ करना आदि आदि। इस प्रकार से ग्राहक और कर्मचारी तंत्र के मध्य बातचीत की संभावना न्यून हो जाती है। आपसी समझ तक पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। संचारिक क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। कर्मचारी तंत्र के लिए निर्णय लेना बिल्कुल संभव नहीं कि रेस्टोरेंट कैसे चलाया जाए। इस प्रकार रिट्जर ने इंगित किया कि सीटें इस प्रकार बनवाई गई कि ग्राहक अधिक समय तक बैठ ना पाए। सभी संबंधित लोगों को वैसी ही क्रिया करनी होती है जैसी व्यवस्था निर्देशित दी जाती है और चाहती है। अनेक लोगों को जितनी जल्दी हो सेवाएं दी जाती है। जो कुछ सेवाएं उनको दी जाती है उनका विज्ञापन आकार के अनुसार दिया जाता है, न कि गुणवत्ता के अनुसार। तो यह परिणातक व्यवस्था किसी भी जीवन संसार के संचार को बना सकती है। उन्होंने रिजिड के जो मैकडोनाल्ड का सिद्धांत है उसे संबंधित करते हुए इसे संप्रेक्षणीय क्रिया से संबंधित किया। इसी प्रकार उन्होंने जीवन जगत में भाग लेना, सहभागिता, हम क्या हैं आदि का सामंजस्य अर्थ भी बताया है। हम चुनाव क्यों करते हैं, क्यों करवाते हैं, इन सभी चीज़ों पर भी उन्होंने संप्रेक्षणीय क्रिया से संबंधित माना है, जिसका अध्ययन कल हम कंटिन्यूशन में करते हैं। धन्यवाद।